हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर जैसा कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर की समरी करेंगे, क्योंकि जब बहुत लंबा चैप्टर चलता है, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, तो पीछे के कुछ टॉपिक्स क्या होते हैं वो थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में सॉल्यूशन की समरी करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे और इससे आपका सॉल्यूशन चैप्टर आपके माइंड में फिर से आता है। तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोगों को 4 टर्म में ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है और ये सब आपके पास मैटर ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक दिन में, 1 घंटे में कैसे इसकी समरी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या था, तो सॉल्यूशन को डिफाइन करिए। तो आपने क्या बोला था कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन हो गई इसकी, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन 2 कंपोनेंट से होता है। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट को स्मॉल अमाउंट में लेते हैं और सॉल्वेंट को लार्ज एक्सेस में लेते हैं। सॉल्वेंट जनरली किस फॉर्म में हम यूज करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के लिए लिक्विड स्टेट में। और आपका सोल्यूट क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसके एग्जांपल में आ जाओ आप, साल्ट प्लस वाटर लेते हैं तो इसमें सोल्यूट आपका सॉलिड के फॉर्म में है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड के फॉर्म में है। इसी तरह अल्कोहल प्लस वाटर ले लो आप, तो अल्कोहल किस फॉर्म में है, लिक्विड, और वाटर लिक्विड। CO2 गैस को आप वाटर में डिसॉल्व करो, सोडा वाटर आप बना चुके हो, पी चुके हो, तो ये किस फॉर्म में है, गैस के, और ये लिक्विड। जनरली आपका ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन इस 3 कैटेगरी में होता है। इसके बाद बहुत सारे टाइप्स आपने पढ़े थे सॉल्यूशन में। एक तो ये 3 कैटेगरी थी, उसके बाद आपने होमोजेनस के साथ साथ हेटेरोजेनस भी पढ़ा था। तो ये आपका हो गया होमोजेनस सॉल्यूशन, और दूसरा क्या होगा, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। हेटेरोजेनस होमोजेनस में आपने क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एक वर्ड से आप अपना रिमाइंड कर लीजिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। और इसमें क्या था, नॉट लगा दीजिए, नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, ऑयल प्लस वाटर, और इसमें क्या है, ये तीनों दिखा सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था आपका, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हो आप, सोल्यूट वेरी स्मॉल अमाउंट, और इसमें सोल्यूट इन लार्ज अमाउंट। एग्जाम्पल था 2 ग्राम NaCl प्लस 500 ml वाटर। इसमें ले लो आप 20 ग्राम NaCl प्लस 500 ml ऑफ वाटर। ये आपका हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड। ये हो गया होमोजेनस, हेटेरोजेनस। उसके बाद याद करिए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कैसे बनता था, A प्लस B, मतलब 2 कंपोनेंट। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट। और एक क्या था, क्वैटरनरी, तो क्वैटरनरी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट। इस तरह से हम और क्लासिफिकेशन करते हैं, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वैटरनरी। तो दैट इज सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, होमोजेनस,
heterogeneous, dilute solution, concentrated solution, binary solution, ternary solution and quaternary solution। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बता दिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टर्म क्या है। सॉल्यूट हमेशा स्मॉल अमाउंट, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज एक्सेस। क्लियर हो गया। इसके बाद आपने और पढ़ा था क्या, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा क्या पढ़ा था आपने, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस क्या सॉल्यूशन था। एक्वस सॉल्यूशन में H2O एज सॉल्वेंट, नॉन एक्वस में H2O इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैंने आपको बता दिया था कि सॉल्यूशन तो और होता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन में आपने बोला कि वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में क्या होता है, वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज नहीं करते हैं। आपने पढ़ा था कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्वेंट होता है उसमें लिक्विड NH3 आता है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आता है, लिक्विड HF आता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो सॉल्वेंट का काम करेंगे और नॉन एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सॉल्यूशन रहा और इसका टाइप्स रहा। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट, और वो होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मींस व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट इज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए फटाफट साफ करते हैं। ये अब आपका हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट में लिखना है, जल्दी लिखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ solute, means the amount of solute present in the solution is called concentration of solution। आपको भी पता चल गया। ओके, अब हमको बताना था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको मैं बस चार्ट में सारी यूनिट्स को दिखाता हूं आपको। इसमें आपकी सबसे पहले यूनिट याद करिए, W/W% याद आया, मास परसेंट था। मास परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, किसमें, ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ग्राम में। जब दोनों यूनिट ग्राम में रहेगी तभी तो आप W/W% बोलोगे। दूसरा आपका क्या हो जाता है, दूसरा आपका होता है V/V%। याद करें, इसको आप क्या बोलते हो, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं बताता हूं। वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी परसेंट है बेटा, 100 मल्टीप्लाई करना भूल गया, आप कर लीजिए, इनटू क्या, 100। अब देखो, आप वॉल्यूम है तो ये ml में होगा, और यहाँ पर भी वॉल्यूम है तो ये ml में होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, V/V%। तीसरा आपको याद होगा W/V% आपने पढ़ा था, इसको क्या बोलते थे आप, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ ए कंपोनेंट, किसमें लेंगे, मास है तो ग्राम में लेंगे, W हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में, तो ये इंटू 100। ये हो गया आपका W/V%। तीनों का टर्म एक ही था, याद करिए, बार बार मैंने बोला यूनिट में डिफरेंस है। अगर ग्राम ऊपर ग्राम नीचे है तो W/W मास परसेंट, अगर ml ऊपर ml नीचे है तो V/V है वॉल्यूम परसेंट।
अगर ग्राम ऊपर हो गया ml नीचे हो गया तो W/V%। तो ये रहा आपका यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का पहला टर्म मास परसेंट, दूसरा वॉल्यूम परसेंट, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसी में हम आपको इधर आके बताते हैं नेक्स्ट यूनिट क्या होगी आपकी, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। याद करो सोल्यूट किस में लेने हैं, ग्राम में। सॉल्यूशन कितना लेना है, 1 लीटर। तो इसको क्या बोलोगे, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। याद करो फॉर्मूला, W × 1000 अपॉन सॉल्वेंट किसमें लेंगे, ml में। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। सोल्यूट in gram present in 1 liter of solution is called gram per liter concentration। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता था, ppm कंसंट्रेशन। ppm कंसंट्रेशन में मैंने आपको बताया था क्या, सोल्यूट का अमाउंट कितना होगा, टर्म में ग्राम में लेंगे, और जो आपका सोल्यूशन है याद करिए 10⁶ ग्राम ले सकते हैं, या इसको किसी भी यूनिट में लेंगे तो पार्ट बोल दीजिए। मास परसेंट से कोरिलेट था ये ppm कंसंट्रेशन। मास परसेंट में आप जहां 100 से मल्टीप्लाई किए थे वहां 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास परसेंट ppm कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ppm कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेंगे, ग्राम में। और यहाँ पर इंटू करेंगे 10⁶। ये यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम इक्वल के इधर कर रहे हैं टर्म में। ये 10⁶ क्या है, इंटू ऊपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लग रहा है नीचे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है, वहां पर आप 10⁶ से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या है, नॉर्मेलिटी। याद करो नॉर्मेलिटी को कैसे आपने डिफाइन किया था, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी के केस में आपने क्या बताया था, जो आपका सोल्यूट लेंगे वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट में, और जो आप सॉल्यूशन लोगे वो किस में लेना है, 1 लीटर। ये नॉर्मेलिटी है। द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी को कैसे आपने निकाला था, n इज इक्वल टू W × 1000 अपॉन कैपिटल E इंटू आपका सॉल्वेंट किसमें हो जाएगा, ml में। कैपिटल E क्या बेटा, इक्विवेलेंट वेट है, मैंने आपको बताया है। फिर इक्विवेलेंट वेट जब तक आप नहीं निकालोगे ना दिया रहेगा, आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट नहीं करोगे। और डेफिनेशन के टर्म में भी देखो इक्विवेलेंट का यूज किया है। इसके बाद कंसंट्रेशन की अगली यूनिट क्या थी आपकी, मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते थे आप, कैपिटल M से। इसमें सोल्यूट किसमें लेंगे आप, सोल्यूट लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्यूशन कितना लेंगे आप, 1 लीटर। तो ये आपका मोलैरिटी हो जाएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू सेम फार्मूला नॉर्मेलिटी की तरह, W × 1000 अपॉन n डैश इंटू सॉल्वेंट किसमें लेंगे, ml में। यहाँ पर n डैश क्या होगा, मोलर मास, मोलर मास। और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। जो इक्विवेलेंट वेट के लिए नॉर्मेलिटी एक्सप्रेस होता है वही मोलर मास रख देंगे तो मोलैरिटी हो जाएगा। तो ये आपकी यूनिट्स हो गई, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ppm कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ें। ओके, इसके बाद आपका अगला जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है वो क्या है, मोलैलिटी है। क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। जैसे हम मोलैलिटी को कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल मोलैलिटी भी वही होगा। जरा टर्म समझिएगा। यूनिट नंबर 8 मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करना है। मोलैलिटी में सोल्यूट क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, और सॉल्यूशन की जगह आप क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे। किसमें लेंगे, 1 kg या 1000 ग्राम लेंगे।
तो मोलैरिटी में ये डिफरेंस था, यहाँ पर 1 kg सॉल्वेंट हो जाता है और यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन हो जाता है। दोनों के केस में टर्म मोलर मास का होता है m इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू सॉल्वेंट किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे तभी तो केजी में चेंज होगा। तो आप दोनों को ध्यान से देखें, एक यूनिट का डिफरेंस है, एक यूनिट क्या है, यहाँ 1 kg है और दूसरा यहाँ पे क्या है 1 लीटर है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट है और यहाँ पे क्या है सोल्यूशन है। ओके, अब मैं आपको एक चीज और बता दिया था कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू में वेरिएशन आएगा, टेम्परेचर घटेगा तो भी इनकी वैल्यू में वेरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम में एक्सप्रेस किए जाते हैं, एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम। जबकि मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट आप लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है, मास पे, और मास का टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होता, ये माइंड में रखेंगे। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी वॉल्यूम बेस्ड होता है, इसलिए टेम्परेचर में वेरिएशन करने पर वेरीज होगा। जबकि मोलैरिटी जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, इसलिए टेम्परेचर में चेंज होने पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी सीक्वेंस में अगला कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक अलग स्पेशल टॉपिक था, मैंने आपको पढ़ाया था। इसे आप काई से डिनोट या एक्स से डिनोट करते हो। मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन। सोल्यूट का अलग निकालेंगे, सॉल्वेंट का अलग निकालेंगे। अब इस पर मैंने बोला था कि अगर n मोल सोल्यूट का है, कैपिटल N मोल सॉल्वेंट का है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा n प्लस n। ओके, n इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई n होता है। अब अगर हम निकालना चाह रहे हैं मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, तो ये होगा सोल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन किसका निकालें, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल मोल। और इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए W बाई m के टर्म में, तो W बाई m प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M, कैपिटल के लिए कैपिटल, स्मॉल के लिए स्मॉल। ये होगा कैपिटल W कैपिटल M, स्मॉल w स्मॉल m प्लस कैपिटल W कैपिटल M। क्योंकि जब तक उसका वेट और मोलर वेट नहीं दिया रहेगा आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। सॉरी, चश्मा लगा ले। अब मैंने आपको बताया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने बताया कि इस टर्म में करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता हो कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो आप उस कंपोनेंट का नाम भी लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा A और B दो कंपोनेंट हैं, A और B क्या है, टू कंपोनेंट्स। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालेंगे A का और काई करके क्या लिखेंगे B का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A हो जाएगा Na अपॉन टोटल Na प्लस Nb। इसका निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर हो जाएगी, और अपॉन क्या होगा, टोटल हो जाएगा। तो किसी भी कंपोनेंट का यानी सोल्यूट कोई भी हो और सॉल्वेंट कोई भी हो, इनका जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो कितना आता है, 1 आता है। ये आपको मैंने मोल फ्रैक्शन में बताया था। मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल को नीचे रखेंगे, तो आप उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूजन होता है n और n के टर्म को, तो आप डायरेक्ट आप अपने कंपोनेंट का नाम और फार्मूला भी लिख सकते हैं। जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, A का निकालना है तो A के मोल अपॉन टोटल मोल, B का निकालना है तो B के मोल अपॉन टोटल मोल, और जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, ये दो ही है ना, इसमें आप 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, सबका टोटल मोल फ्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, यूनिटी आएगा, 1 आएगा। तो दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, अब हम लोग अगले टर्म पे आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन का अगला टर्म पढ़ने के लिए हमको क्या करना है, लिक्विड सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना है। किसके बारे में, लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में आपको मैंने बताया था, याद करिए, कि जिसमें सॉल्वेंट को आप लिक्विड के रूप में ले सकते हो और सॉल्यूट आपका कोई भी हो सकता है। तो जैसे मैंने लिखा बेटा लिक्विड सोल्यूशन, तो लिक्विड सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा और सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है और अगर आपका सॉल्यूट गैस है, तो इसके बेसिस पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेनरी लॉ। तो हम यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। हेनरी क्या लॉ, हेनरी लॉ क्या है, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। जैसे आपने बताया कि CO2 गैस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो ये है सोडा वाटर का फॉर्मेशन। तो आप डिटेल पढ़ चुके हो, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूं। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किस पर डिपेंड करता है, तो आपने बोला गैस को लिक्विड में अगर डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर ऑपरेट करना पड़ता है। तो इस बेसिस पर आपने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस। अब गैस आपने कितना ले रखा है, ये उसका मोल फ्रैक्शन बताएगा, कितना मोल फ्रैक्शन गैस का है, तो उसके बेसिस पर आपको प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो दूसरे टर्म में भी आप बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। किसी भी लिक्विड टर्म के सॉल्यूशन में जहां हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें सोल्यूट क्या होगा आपका, गैस है, और सॉल्वेंट क्या आपका, लिक्विड है। तो आपने क्या बोला कि कोई भी गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो आपने बोला जितना आप प्रेशर डालोगे उस पर डिपेंड करेगी। ज्यादा प्रेशर लगाओगे ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कम प्रेशर लगाओगे कम सॉल्युबिलिटी होगी। तो गैस के लिए डिसॉल्व करने के लिए हम कितना प्रेशर अप्लाई करें, तो आप बोलेंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन डिसाइड करेगा। गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके बेसिस पर आपको एक्सटर्नल प्रेशर ऑपरेट करना पड़ेगा, तब वो गैस डिसोल्यूशन करेगी इन द लिक्विड। तो इसी बेसिस पर हेनरी ने बोला कि P प्रोपोर्शनल टू काई, देन P इज इक्वल टू KH इनटू काई गैस। KH क्या था, हेनरी कांस्टेंट था, हेनरी कांस्टेंट था। मैंने आपको बताया था कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है। और यहाँ पर देखिए इस रिलेशनशिप से अगर हम KH इक्वल टू निकालें तो ये क्या आएगा, P अपॉन काई। इसका मतलब जिस गैस की KH वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी। जिस गैस की KH वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी। उसके बाद आपने इसमें पढ़ा होगा क्या, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। उसमें क्या पढ़ा था, पहला जो आप कोल्ड ड्रिंक सोल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सोडा वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें CO2 गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं तब जाके वो डिसॉल्व होती है। फिर सी डाइवर्स के बारे में आपने पढ़ा था, जो समुद्री गोताखोर थे नीचे जाते थे, जिनके ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती थी और ऊपर आने पर बहुत ज्यादा पेनफुल होता था। बाद में उसमें हीलियम गैस भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, तब जाकर के उनको थोड़ा सा पेन कम फील होता था। क्यों, क्योंकि हीलियम का डिसोल्यूशन कम था ब्लड में। याद है वो परसेंटेज वैल्यू क्या थी, N2 गैस आपका 56% था, O2 गैस आपकी 32% थी और हीलियम आपकी नियर अबाउट 12% थी। तब जाकर के सी डाइवर्स को आसानी से डाइविंग करने में आता था। उसके बाद मैंने हाई एल्टीट्यूड पर होने वालों के बॉडी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता था तो उनकी थिंकिंग एबिलिटी और उनकी बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, रुक जाती थी। उससे एक डिजीज क्रिएट होती थी, याद करिए, उसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये सब आप एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में देख चुके हैं। अब ये आपका कंप्लीट टॉपिक रहा हेनरी लॉ का। अब मैं दूसरा केस लेकर के आता हूँ। दूसरा केस मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो तो लिक्विड रहेगा, लेकिन अब आपका जो सोल्यूट होगा वो भी आपका लिक्विड के फॉर्म में होगा। सॉल्वेंट भी लिक्विड और सोल्यूट भी लिक्विड। इस बेसिस पर आपको क्या स्टडी करनी है, हाजिर हो, राउल्ट्स लॉ। याद आया आपको, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है कि जब दो लिक्विड को आपस में मिलाकर के एक सोल्यूशन बनाएंगे, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, तो
उस सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दूसरे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर राउल्ट्स लॉ कहता है एक लिक्विड A है और दूसरा लिक्विड B है, इसका मोल फ्रैक्शन काई A है, इसका मोल फ्रैक्शन काई B है, तो अकॉर्डिंग टू किसके राउल्ट्स क्या होगा, लिक्विड A के लिए क्या टर्म होगा कि मोल फ्रैक्शन अगर इसका पार्शियल प्रेशर अगर PA है तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा काई A होगा, और लिक्विड B के लिए क्या होगा PB प्रोपोर्शनल टू क्या होगा काई B। PA जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है वो उसके मोल फ्रैक्शन के और PB जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दो लिक्विड से बना हुआ कोई सॉल्यूशन है तो बेटा उसमें जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये आपको याद रखना, ये राउल्ट्स ने बोला था। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब हम इन दोनों के टर्म में अगर दोनों लिक्विड कंपोजिशन को एक साथ मिलाते हैं तो हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। तो ये मैंने लगाया PA नॉट इंटू काई A और यहाँ पे मैंने बोल दिया PB नॉट इंटू काई B, ये टर्म आपका हो गया। अब हम P टोटल निकालते हैं। P टोटल क्या होगा, दोनों लिक्विड का पार्शियल प्रेशर ऐड करो आप, PA प्लस PB, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी PA नॉट प्लस काई A और PA नॉट B प्लस काई B के, दैट इज योर राउल्ट्स लॉ। अब इस बेसिस पर ये बताया गया कि जो भी लिक्विड सॉल्यूशन इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, याद करिए, उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी राउल्ट्स लॉ की स्टडी करने के बाद अब हम लोग किस पे आने वाले हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे फटाफट आ जाइए। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टर्म्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फटाफट 2 मिनट में, आप उसके डिफरेंस को देख लो। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, PA प्रोपोर्शनल टू काई A एंड PB प्रोपोर्शनल टू काई B, यही तो बोलता है राउल्ट्स लॉ। लिक्विड सॉल्यूशन में एक लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के और दूसरे लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टर्म में आ जाओ, आपको क्या बताना हो कि ये है आइडियल और ये है आपका नॉन आइडियल। शॉर्ट में समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, फॉलो राउल्ट्स लॉ इन ऑल कंसंट्रेशन। ये क्या बोलेगा, डू नॉट। ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा हर कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन में वेरिएशन होगा तो प्रेशर में भी वेरिएशन होगा। दूसरा क्या कहता है टॉपिक, अगर दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं A और B, तो मिलाने के बाद ना हीट एब्जॉर्ब होती है ना हीट रिलीज होती है, यानी उनका डेल्टा H मिक्सिंग जो होता है वो 0 होता है। यानी नहीं, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट रिलीज भी हो सकती है, इसलिए डेल्टा मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद तीसरा इन्होंने क्या बताया, दो लिक्विड को आपस में मिलाने पर उनके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कह रहे नहीं, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और वॉल्यूम घट भी सकता है, मतलब 0 नहीं हो सकता है। और यहाँ इंटरेक्शन की बात आ रही है कि जो कंपोनेंट A और B के बीच में सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, ये इनके प्योर इंटरेक्शन के बराबर होता है। और अगर प्योर इंटरेक्शन के बराबर होगा तब ये राउल्ट्स लॉ को भी फॉलो करेंगे और ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये करेंगे A और B का इंटरेक्शन जो होता है वो उनके प्योर इंटरेक्शन के इक्वल नहीं हो सकता है, या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं, डेल्टा H मिक्सिंग दोनों की 0 होगी, डेल्टा B मिक्सिंग 0 होगी और उनका ये भी इंटरेक्शन उनके प्योर इंटरेक्शन के इक्वल होगा। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों इन सब बातों को नहीं मानते हैं, तो ये क्या दिखाते हैं, डेविएशन दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं डेविएशन, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और कितने तरह का दिखाते हैं, 2 तरह का डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं और एक आपके नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, कहते हैं क्या, वॉल्यूम मिलाने पर ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है,
हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। ए बी का इंटरेक्शन उनके ए इंटरेक्शन से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और जब ज्यादा होगा तो भी राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करेंगे, कम होगा तो भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो इस बेसिस पर ऑब्जर्व किया गया कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा वो दो तरह का डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड अदर वन इज नेगेटिव डेविएशन। मैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन को डायरेक्टली आपको बताता हूं, क्या बस अभी जो मैं मिटाया हूं उसी को मैं फिर से लिख देता हूं, वही आपको कंफर्म करना है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन अगर हमारे दिए गए फार्मूले को फॉलो करता है तो वो आइडियल है। इनका फार्मूला याद करो, क्या Pt इक्वल टू था Pa प्लस Pb और ये इज इक्वल टू कितना था Pa नॉट काई A प्लस Pb नॉट काई B। अगर ऐसा है तो ये आइडियल के लिए था। अब देखो क्या पॉजिटिव डेविएशन के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, यार ये Pt जो है ना वो ग्रेटर होता है Pa और Pb से, मीन ग्रेटर होता है किससे, यहाँ पे दिखा देते हैं टोटल वेपर प्रेशर Pa नॉट काई A प्लस Pb नॉट काई B से ज्यादा होगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए। और नेगेटिव डेविएशन तो जान ही रहे उल्टा होगा, ये जो Pt होगा वो लेस देन किससे Pa प्लस Pb, यानी लेस देन Pa नॉट काई A प्लस Pb नॉट काई। अब अगर ये इक्वल था तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा था, आइडियल था। अगर ये ज्यादा है तो भी आइडियल नहीं है, अगर ये कम है तो भी आइडियल नहीं है। अगर ज्यादा वेपर प्रेशर दिखा रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है राउल्ट्स लॉ से तो पॉजिटिव है, ज्यादा मतलब पॉजिटिव। और अगर वेपर प्रेशर कम दिखा रहा है राउल्ट्स लॉ से तो वो क्या दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दिखा रहा है। क्यों ऐसा होता है बस स्टार्ट में एक टर्म में आप समझ जाओ इसी इंटरेक्शन के बेसिस। अब ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स वेपर में जाएंगे। जब ज्यादा पार्टिकल वेपर में जाएंगे तो ज्यादा पार्टिकल लिक्विड सरफेस पे आएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वेपर प्रेशर अगर बढ़ गया तो श्योर है कि पॉजिटिव डेविएशन। तो अब ये ज्यादा से ज्यादा कब जाएंगे, जब ए और बीच में ये जो बैरियर लगा है जिसको इंटरेक्शन कहते हैं, अगर ये इंटरेक्शन लेस होगा इनके प्योर इंटरेक्शन से, इनके प्योर इंटरेक्शन से कम होगा तो ये इजीली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ए भी फ्री हो गया, बी भी फ्री हो गया। अब जो ए और बी में से सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा अपना स्टेपिंग टेंडेंसी दिखाएगा, वेपर स्टेट में जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका जस्ट उल्टा आप इसमें कर दो कि ए और बी का जो इंटरेक्शन होता है वो ग्रेटर होता है इनके प्योर इंटरेक्शन ए से और प्योर इंटरेक्शन बी से। क्यों, अगर ज्यादा है इनका ए और बी का इंटरेक्शन, इसका मतलब ए और पार्टिकल बी के बंधे रहेंगे क्लोजली। अब इनको जब तक एनर्जी नहीं देंगे इनका बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। जब बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा तो इनकी स्टेपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, वेपर में जाने वाले पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो राउल्ट्स लॉ से इनका अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो ये क्या दिखाते हैं, आपके नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। और ये ग्राफिकली आपको मैंने बता दिया है, आप उस ग्राफ को जाके देख लो, फिर ग्राफ बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया। तो ये रहा आपका राउल्ट्स लॉ का टोटल टर्म, आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस। आइडियल नॉन आइडियल क्यों राउल्ट्स लॉ से डेविएशन या डिपार्चर शो करते हैं, यहां तक का मैंने टर्म आपको बताया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग तीसरा केस पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तीसरे केस में क्या आएगा, तीसरे लिक्विड स्टेट के सॉल्यूशन में आएगा जब सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो और सोल्यूट जो हो आपका सॉलिड हो। लिक्विड सॉल्यूशन में अब हम लेने जा रहे हैं क्या, सॉल्वेंट को किस फॉर्म में लेंगे, लिक्विड के फॉर्म में, और सोल्यूट को किस फॉर्म में लेंगे, सॉलिड के फॉर्म में। और इसके बेसिस पर हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं क्या, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब मैंने आपको बता दिया कि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है, तो आपने बोला ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये किस पे डिपेंड करती है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, आपको याद होगा।
या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू W बाई M, या डायरेक्टली बोलो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन M, और M क्या है? मोलर मास। इस बेसिस पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो आपके सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल होता है, जो वेपराइज नहीं होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जब मोलर मास इंक्रीज करता है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है? 4 कॉलीगेटिव, याद करिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, दूसरा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, तीसरा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, और चौथा आपका क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करता हूं। तो आपने बताया कि वेपर प्रेशर क्या होता है? पहले जो प्रेशर वेपर डालता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर कैसे बना? आपने लिक्विड को हीट किया क्लोज्ड वेसल में, तो वो वेपर का फॉर्मेशन किया, और क्लोज्ड वेसल क्लोज्ड था, इसलिए वो सारे वेपर फिर लिक्विड सरफेस पे आके प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में आपने डेफिनेशन दिया होगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ टर्म है ना, द एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट विच मींस में कांस्टेंट टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर में वेरिएशन करोगे तो वेपर प्रेशर में भी वेरिएशन है। तो मैंने आपको बोला था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर कोएग्जिस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम टू इट्स लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में आपने ग्राफ खींचा था तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिला। अब बात आ रही है ये वेपर प्रेशर नहीं पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना है। कोई बात नहीं, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग का मतलब होता है कम होना, वेपर प्रेशर का कम होना। तो सॉल्वेंट जो था उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना लोअरिंग हो सकता है? आप जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू क्या? एन सॉल्यूट। अगर आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है, तो आपने बोला क्या कि लोअरिंग होता है। सिंस लोअरिंग टेक्स प्लेस therefore P is greater than PS। तो P is greater than PS, तो P minus PS is equal to lowering of vapor pressure। पहले का वेपर प्रेशर कितना था? T था, सॉल्यूशन बना तो PS हो गया। लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर में तो P is greater than PS, तो P minus PS क्या होगा? डिफरेंस, वही है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P माइनस PS एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो रेशियो होता है बेटा, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के इक्वल होता है। और ये बात किसने बोली थी? राउल्ट्स ने बोली थी। तो यहाँ पर भी आप इसको राउल्ट्स लॉ बोल सकते हो। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको भी हम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। अब आपने बोला कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये आपकी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको बताने जा रहा था कि अगर P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू काई है, तो काई का मतलब याद करो सॉल्यूट का n अपॉन m प्लस n था। ये फार्मूला याद आ रहा है आपको? फिर मैंने इसका एक फाइनल फार्मूला आपको बनाया था, P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इनटू स्मॉल m। ये हो गया डायरेक्ट। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था? P माइनस PS अपॉन P, और ये किसके इक्वल होता था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इस बेसिस पर आपने लिखा था n अपॉन n प्लस n,
इसकी वैल्यू आएगी W बाई एम अपॉन W बाई एम प्लस W बाई एम। फिर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए आपने पढ़ लिया था कि स्मॉल एन इज लेस देन कैपिटल एन, तो आपका फार्मूला हो गया था P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। इस फार्मूले की बेसिस पर हम स्मॉल m, जिसको मोलर मास कहते हैं, ऑफ NPS, इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैंने बोला आपको फिर दूसरे कोई लिक्विड में ये जो फार्मूला है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, P माइनस पी एस अपॉन पी एस करके W इंटू एम अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। एक बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे देख ले, यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, तब आपको ये करेक्ट आंसर देगा। अब नेक्स्ट आपका दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फटाफट पढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल आप ध्यान से देखो, इसको आप डेल्टा टीबी से डिनोट करते थे। क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? उसके पहले आपने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट पहले एक्सप्लेन किया गया था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अगर इक्वल हो जाता है एटीएम प्रेशर के, तो वही उस लिक्विड का क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, जैसा आपके टर्म में हो गया है। और जब आप किसी भी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, तो जो उससे आप सॉल्यूशन बनाओगे, तो इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज करो वो T1 है, सॉल्यूशन जो बना उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो T2 है। आपने बोला एलिवेशन आपने पता किया इंक्रीज करना होता है, तो लिक्विड यानी सॉल्वेंट से आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है, इसका मतलब हो जाएगा कि T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, और जो डिफरेंस क्रिएट होगा उनका डेल्टा TB, जिसको आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहोगे, ये हो जाएगा T2 माइनस T। इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख चुके होंगे। अब अगर डेल्टा टीबी आपको यहाँ से कैलकुलेट हो गया, तो आपने यही बोला था क्या कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, Kb इंटू m करते हैं। Kb को आपने बोला था क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं बेटा इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, Kb को कहते हैं इब्यूलियोस्कोपिक, जो आगे हम पढ़ेंगे Kf उसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इससे एक फार्मूला आपको ये मिला था, और इससे आपका Kb कैलकुलेट अगर करना हो तो Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb अपॉन m। इसका आपने यूनिट बताया था केल्विन केजी पर मोल, ये आपके Kb का यूनिट होता है। इस बेसिस पर मैंने मोलैलिटी का कंप्लीट फार्मूला देकर के आपको एक और फार्मूला बताया था कि अगर आपको Kb की वैल्यू और डेल्टा Tb की वैल्यू गिवन हो जाए, तो आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए फार्मूला दिया था m इज इक्वल टू Kb इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा Tb इंटू क्या था, कैपिटल W। और अगर ये मोलर वर्ड की जगह मोलर वर्ड दिया होता है, फॉर मोलर वर्ड के लिए आप क्या करोगे, जहां पर ये 1000 है वहां पर क्या करोगे, 100 कर दोगे। m इज इक्वल टू Kb इंटू 100 इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W। इस फार्मूले से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, Kb भी निकाल सकते हैं, और मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डायरेक्टली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज करते हैं। हमने आपको कई बार बताया है कि जहां एलिवेशन वर्ड है वहां डिप्रेशन कर लीजिए, जहां बॉइलिंग पॉइंट है वहां फ्रीजिंग पॉइंट वर्ड बोल दीजिए, जहां पर T1 है वहां T2 कर दीजिए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम टोटल टर्म को कैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए सेम स्क्रीन पे, अगर आपका एलिवेशन वर्ड है तो वहां पे क्या लिख देना है, आपको डिप्रेशन लिख देना है। बॉइलिंग पॉइंट की जगह आपको क्या लिख देना है, फ्रीजिंग पॉइंट लिख देना है। ध्यान दीजिए डेल्टा Tb की जगह क्या करना है, डेल्टा Tf करना है। आप समझ लीजिए इसको।
अब ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटीएम प्रेशर की जगह आपको क्या करना है, आपके नोट में भी है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड कर दीजिएगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट की जगह क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अब लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था अब उसकी जगह हम लिख देंगे फ्रीजिंग पॉइंट T1। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की जगह क्या लिख देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट लिख देंगे। मैं फर्स्ट डिवीजन दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब क्या होता है हिंदी में, कमी। कमी मतलब क्या होता है, लॉस। अब लॉस होगा तो जो पहले का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, अब लॉस हो रहा है तो बाद वाला कम हो जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। अब आपका अगर T1 ग्रेटर देन T2 होगा तो डेल्टा TB की जगह क्या कर दो, डेल्टा TF, T2 की जगह T1 और T1 की जगह T2। अब इसका मोलैलिटी से रिलेशन क्या होगा, बस B की जगह हमने क्या किया, F कर दिया, हर जगह B हटाइए, F लगाइए, ये हो गया आपका। अब यहाँ Kb की जगह क्या हो जाएगा, Kf हो जाएगा। एलिवेशन की जगह क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। अब इसे वीडियोस्कोपिक की जगह हम क्या बोल देंगे, क्रायोस्कोपिक, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आप अगर एक ही याद रखते हैं नाम तो भी कोई बात नहीं। ये आपका पहले केस का क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, अब आपने क्या बोला, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इस फार्मूले को भी आप चेंज करो फटाफट, तो क्या होगा, Kf इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन m। Kf की वैल्यू यूनिट की ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ फार्मूले में, B को हटा के आप क्या कर दो, F कर दो। यहाँ के B को हटा के क्या कर दो, F कर दो। मोलर के केस में ये, मोलर के केस में क्या डिफरेंस बोला था मैंने, यहाँ 1000 है, वहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस ये हो गया टोटल टर्म आपका किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं आपके एक्चुअल क्लास में भी बोला था कि अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका क्लियर है तो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या बोल दो, एलिवेशन की जगह डिप्रेशन कर दो, इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दो, T1 की जगह T2, T2 की जगह T1 कर दो, डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF कर दीजिए और KB की जगह KF कर दीजिए। एक से दोनों आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से अब हम लोग 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर चुके हैं रिवीजन में। अब मैं आपको इसकी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता हूँ, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैंने आपको ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारा कुछ पढ़ाया था। बस सिंपली आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस एक ऐसी फिनोमेना है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल को सॉल्यूशन की तरफ फ्लो कराती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपका सॉल्वेंट, देखिए ये हो गया आपका सॉल्वेंट और ये क्या हो गया आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इससे सॉल्वेंट पास आउट होकर के किस में जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, आपकी प्रोसेस का नाम क्या हो गया, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितने तरह की होती थी, एंडोस्मोसिस, और दूसरा क्या होता है, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में मैंने आपको क्या बताया था, एंडोस्मोसिस में ये था कि जब इनसाइड मटेरियल जाता है सब्सटेंस के और वो स्वेल कर जाता है, और ये आउटसाइड मटेरियल जाता है जब वो श्रिंक कर जाता है। तो जैसे ग्रेप्स था, ग्रेप को साल्ट सॉल्यूशन में डाले थे, ग्रेप्स कांटेक्ट कर गया था, सिकुड़ गया था, तो ये हो गया एक्सोस्मोसिस। अब उस श्रिंक ग्रेप को अगर प्योर वाटर में डाल देते थे तो वो स्वेल कर जाता था, तो ये था आपका एंडोस्मोसिस। दूसरी बात क्या, हमेशा याद रखिए कि सॉल्वेंट का ही फ्लो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सॉल्यूशन का नहीं होता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिखाए थे आपको, सेल मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, और एक स्पेशल केस था कॉपर फेरोसाइनाइड CuFeCl6। इस तरह के मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस की जब प्रोसेस हो रही है तो उस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए हमने क्या किया था, हमने किया था क्या कि सॉल्यूशन के ऊपर एक पिस्टन का यूज कर लिया था। मैं आपको फिर से वो डायग्राम हिट करता हूँ। ये आपका SPM था, इसमें आपका सॉल्वेंट था, इसमें आपका सॉल्यूशन था। ये हो गया आपका सॉल्वेंट और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपने क्या लगाया, पिस्टन,
और इस पे क्या एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर, और यही प्रेशर क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो इधर हो रही थी ऐसे, लेकिन जब आप इस पे प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो ये रिवर्ट बैक हो जाएगा। तो अब ये प्रोसेस की वजह से सॉल्वेंट अपने एक्चुअल स्टेट में आ रहा है। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जो आप यूज कर रहे हो किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी द एक्सटर्नल प्रेशर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जिस एक्सटर्नल प्रेशर का यूज करते हो उसे क्या बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो। फिर मैंने आपको एक और डेफिनेशन दिया था कि जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सॉल्यूशन का, और अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो जिस एक्सटर्नल प्रेशर को यूज करके आपने दोनों के वेपर प्रेशर को इक्वल किया है वो भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करने का एक टर्म ये था, और मैंने आपको फार्मूला दिया था PR पाई इज इक्वल टू CRT, आपको याद होगा, या आपने ये भी बोला था P इज इक्वल टू N बाई V इंटू RT था, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N बाई V इंटू RT। N की जगह आप जानते हैं नॉर्मल वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो क्या हो जाएगा आपका P का टर्म W बाई M RT इंटू V हो जाएगा। और इस फार्मूले से आप स्मॉल m भी कैलकुलेट करते थे। m इज इक्वल टू क्या था, WRT अपॉन PV, R को ही हम S भी कहते हैं, और ये क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0821 लीटर ATM पर डिग्री पर मोल होती है। इस तरह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं, और इसमें मैंने आपको बर्कले-हर्कले मेथड भी दिया है, वो थियरी भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपका ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टर्म हो गया। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम था लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में आपको क्या करना था, मैंने आपको बता दिया था कि एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को मैं बस शॉर्ट में आपको बता दूं, दो तीन बातें जो आपको हमेशा माइंड में रखना है। एक तो हो गया टू लिक्विड सॉल्यूशन होता है ये, जैसे मान लीजिए A और B से बना हुआ है। दूसरा क्या होता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब वो एक ही टेम्परेचर पर दोनों को बॉयल करना है, और कैन नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब मैंने इसमें आपको एग्जांपल में भी बोला था कि ये दो तरह के बनते हैं। एक को आपने बोला था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरे को आप क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हो जाता है कि जो आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, उस राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर आपको मैंने दो सॉल्यूशन पढ़ाया था, आइडियल और नॉन आइडियल। तो उसमें जो नॉन आइडियल होता है वही आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। कौन सा, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियो और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियो। अब मैं आपको बताने जा रहा था एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने एक 100 ml सॉल्यूशन बनाया, किसका किसका कॉम्बिनेशन किया, इस 100 ml सॉल्यूशन में हमने लिया 95% C2H5OH, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा हमने ले लिया इसमें 5% वाटर, यानी आप परसेंट को ml भी कर सकते हो, 5 ml वाटर ले लो, 95 ml C2H5 ले लो। इन दोनों के मिलाने से आपने क्या बनाया, ये एक एजियो मिक्सचर बनाया। आपने देखा कि इस
जो वाटर है उस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इन दोनों का जो रिजल्टिंग मिक्सचर सेम कंपोजिशन का बनाया आपने तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो आपको मिला वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैं आपको बता दिया ना कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का टर्म यही आता है। और डेफिनेट कंपोजिशन में आपको इसमें बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है कि कंपोनेंट, ये स्पेशल बात, प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, जिसको आप कह सकते हो कंपोजिशन भी कह सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकी। कंपोनेंट जो होते हैं वो अपने एक फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं। जैसे फिक्स्ड कंपोजिशन ये 95%, ये 5%। अब आप 90% इनको लेते, 10% इनको लेते तो भी सोल्यूशन बनता, लेकिन वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर नहीं होता, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होता। तो जब आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हो तो उसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक होना चाहिए। आपको वो कंपोजिशन लेना है। अब जब आप 95% एथेनॉल और 5% वाटर ले रहे हो तब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मिला करके 78 हो रहा है और दोनों एक साथ बॉयल हो रहा है, एक साथ डिस्टिल हो रहा है, उनको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पर आपने 95% एथेनॉल और 5% वाटर का सोल्यूशन बना करके ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया। इसमें एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखिए इतना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, दोनों का रिजल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है ना, तो उसका नाम क्या होगा? ये किसका एग्जांपल होगा? ये मिनिमम बॉइलिंग का एग्जांपल है। अब इसी तरह मैं एक मैक्सिमम बॉइलिंग का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। हमने एक 100 ml सोल्यूशन बनाया जो किसका काम कर रहा है? एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन है। ओके, इसका फॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं? 68% नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं और 32% हम H2O ले रहे हैं। ml में भी आप परसेंट को ले लेना। नाइट्रिक एसिड का जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट है वो 86 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन दोनों के रिजल्टेंट का जरा बॉइलिंग पॉइंट आप देखो, ये 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस कंपोजिशन में जब नाइट्रिक एसिड और वाटर को आपने लिया और 100 ml सोल्यूशन बनाया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, तो आपने पाया कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 120.5 डिग्री पे बॉयल कर रहा है और उसमें नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों का वेपराइजेशन एक साथ हो रहा है, दोनों का डिस्टिलेशन एक साथ हो रहा है। अब दोनों का सेपरेशन आप नहीं कर सकते। जो लिक्विड स्टेट में इनका कंपोजिशन होता है वही वेपर स्टेट में भी होता है, और जब दो लिक्विड कंपोजिशन का लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में कंपोजिशन सेम होता है तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के फॉर्मेशन में जो नाइट्रिक एसिड और वाटर आपने यूज किया, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट देखो ये है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये है और इनके रिजल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट ये है। इससे कंफर्म होता है कि इन दोनों से बने हुए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। इसलिए ये बेटा एग्जांपल किसका होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है। तो आपको इस 4 पॉइंट की बेसिस पर एजियोट्रॉपिक का हमने नॉलेज दे दिया और इसके बाद हम अगले टर्म में आते हैं जिसका नाम है वान हाफ फैक्टर। तो मैं वान हाफ फैक्टर को भी अब आपको समझना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो लास्ट समरी टॉपिक आपका क्या है? वान हाफ फैक्टर, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई ये मैं आपको बता रहा था कि हमने पढ़ा कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। दूसरी बात ये थी बेटा कि मैं आपको एग्जांपल जब बता रहा था कि अगर हम किसी सोल्यूट को लेते हैं और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो बाहर होते हैं आप एक डेफिनेट काउंटिंग कर लेते हैं कि हमने 2 मोल्स लिया था। सोल्यूशन के अंदर जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करोगे वो 2 मोल्स की बेसिस पे करोगे तो आपका रिजल्ट दोनों एक जैसा है। लेकिन जब हम थ्योरेटिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल वैल्यू के टर्म के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करते हैं तो कभी कभी कुछ सोल्यूट के केस में ऐसा भी मिलता है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ जाता है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है पहले से या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाती है पहले से। तो ये होगा कि ऐसे कैसे हो जा रहा है?
तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एक टर्म डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और डायरेक्टली आप इसे बोल सकते हो क्या, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब डिसोसिएशन में क्या होता था, डिसोसिएशन में पार्टिकल्स ब्रेक कर जाता था, कोई एक बड़ा पार्टिकल है वो ब्रेक करके दो छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाता है, तो ये वर्ड क्या हो गया आपका, डिसोसिएशन हो गया। अब दो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपस में ऐड होकर के एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं, तो ये टर्म क्या हो गया आपका, एसोसिएशन हो गया। ध्यान से देखिए, अब एक पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल था ये, अब ये ध्यान से देखिए 1 मोल ये 1 मोल ये दो में चेंज हो गया, तो ये कितना हो गया आपका, 2 मोल हो गया। इसमें देखिए आप पहले से कितना लेके चले थे, 2 मोल लेके चले थे, अब ये कितना हो गया, 1 मोल हो गया। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, और यहाँ पर क्या बोल रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। इसका मतलब हो गया कि हाँ, हमारे नंबर ऑफ मोल्स में अगर वेरिएशन आता है तो फिर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेरिएशन भी आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आप लेकर के चलते हो वो कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ये आपकी कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और जो आप पाते हो वो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपने जो पाया वो कैसी वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू। अब आप यहीं से देख लो कि थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में वेरिएशन हो जा रहा है, और जब थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में वेरिएशन आएगा तो डेफिनेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी वेरिएशन आएगा। तो अब बात आ रही है कि अगर डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं, और एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हैं। तो इस बेसिस पर वाइट हाफ ने एक फैक्टर यूज किया कि जिसका यूज कर दिया जाए और उसकी वैल्यू को अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे फार्मूले में यूज करें तो फिर हमें रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। तो उसी फैक्टर का नाम उन्होंने क्या बताया, वाइट हाफ फैक्टर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो उन्होंने आई की वैल्यू कैसे फाइंड की, तो उन्होंने कहा आई इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी बात, अगर आप इधर भी 1 मोल होते और डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता तो इधर भी 1 मोल होते, जितना मोल आपने पहले से ले रखा है बाद में भी नंबर ऑफ मोल्स उतना ही रहता, तो आपकी आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जब डिसोसिएशन हो रहा है तो उस समय नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके इंक्रीज कर जाते हैं, तो अब पार्टिकल जो इंक्रीज कर रहा है वो देखो आपका 2 मोल्स है, और जो पहले का है वो कितना है, 1 मोल्स है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी, तो ऑब्जर्व्ड सीपी वैल्यू क्या है, 2 है, थ्योरेटिकल क्या है, 1 है, तो 2 अपॉन 1 करो तो इक्वल टू 2 आ गया। यानी आप जितना ले चल रहे हो उससे जस्ट डबल वैल्यू आ रही है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट डबल हो जाएगी। यहाँ के केस में देखो आप 2 मोल लेकर के चले थ्योरेटिकल और 1 मोल हो गया आपका ऑब्जर्व, सिंपल सी बात। और आपका फार्मूला आएगा क्या कहता है, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, 1 है, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 1/2 करो 0.5 है, ये 1 रिजल्ट का टर्म आ रहा है, सॉरी ये है 2 मोल और ये है आपका 1। तो इसका मतलब है कि आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेरिएशन इसलिए हुआ है क्योंकि ये 2 मोल मिल करके क्या कर दिए, 1 मोल कर दिए। तो जब नंबर ऑफ मोल्स अफेक्टेड होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अफेक्टेड होगी। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी आपने बताया कि मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम इसे मोलर मास के टर्म में अगर लिखें तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन का टर्म दिखाते हैं, इसको आप बोल सकते हो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो, एक मिनट ऊपर वाले वैल्यू लिख देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर की जगह क्या लिख दिया, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कि अब देखिए इसमें यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, ओके, डिसोसिएशन में कितने मोल हैं आपके, 2 मोल्स हैं, और थ्योरेटिकल टर्म रिगार्डिंग क्या है आपके 1 मोल है। तो अब ये 1 मोल डिसोसिएट करके क्या बना है, 2 मोल, तो आफ्टर हो गया ये, बिफोर हो गया ये, तो आफ्टर अपॉन बिफोर यानी 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस केस में आ जाओ, 2 मोल आप लेकर के चल रहे हो, 1 मोल आपको मिल रहा है, तो ये हो गया आपका आफ्टर, ये हो गया बिफोर, तो आफ्टर अपॉन बिफोर करो तो 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। तो आई की जो वैल्यू होती है
वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, और आई की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। अगर आपके आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली दिमाग में रखिए आप, नो डिसोसिएशन या एसोसिएशन। आई की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा आ रही है, तो डिसोसिएशन के टर्म में आपकी वैल्यू, अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है इसका मतलब हो गया कि ये आपका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं। और आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये आपका क्या हो गया, एसोसिएशन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। अब जैसे एग्जांपल आपका मैंने दिया कि बेरिलियम क्लोराइड अगर ये ब्रेक करके Ba डाई पॉजिटिव देता है प्लस 2Cl माइनस देता है, ओके, तो ये कितना मोल आपने लिया, 1 मोल हो गया। इसका भी क्या हो गया आपका 1 मोल हो गया, इसका क्या हो गया 2 मोल हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 3 मोल हो गया। इधर आपका बिफोर देखो कितना है, 1 है, और आफ्टर कितना है 3 है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, आफ्टर अपॉन बिफोर, तो ये हो गया 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3। अब दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ये मैं बेंजोइक एसिड ले रहा हूँ C6H5COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल मैं लेकर के चल रहा हूँ, इसका डाइमेराइजेशन कर लेते हैं। डाइमेराइजेशन में ये कंपाउंड बन रहा है इस तरह से बेटा C6H5COOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर आप 2 मोल लेकर के चल रहे हो तो इधर कितना मिल रहा है आपको 1 मोल मिल रहा है, तो ये क्या है बिफोर है, ये क्या है आफ्टर है, तो I इज इक्वल टू क्या, आफ्टर का टर्म 1 है, अब बिफोर का टर्म क्या है 2 है, तो ये 0.5 है। तो यहाँ I की वैल्यू क्या है मोर देन 1 है, इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है। और यहाँ पर I की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, जो भी मैंने यहाँ पे दिखाया, ये इसको बोलते हैं एसोसिएशन हो रहा है। तो जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगा, और उसे हम I से इंडिकेट करते हैं। और I की वैल्यू जब आप अपने एक्चुअल फार्मूले में पुट करेंगे, जिससे जिससे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो जो एक्सप्लेन करते हैं उसमें I की वैल्यू रखेंगे, तब जा करके आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा। उसके लिए मैंने आपको बता भी दिया था, याद करिए, आपका हो जाएगा I से मल्टीप्लाई करेंगे तो CRT वाला हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो इंटू I कर देंगे। डेल्टा टीबी था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा I इंटू KB इंटू एम हो जाएगा। डेल्टा TF के लिए क्या हो जाएगा I इंटू KF इंटू स्मॉल m हो जाएगा, और P माइनस PS अपॉन P प्रपोर्स इक्वल टू काई सोल्यूट था, तो काई इंटू I हो जाएगा। अब जो I की वैल्यू आप इस तरह से पाएंगे न्यूमेरिकल में, इसमें पुट कर देंगे, तब आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा। तो दैट इज योर समरी क्लास। अब आप फिर से अपनी तरफ से भी इस तरह से कोशिश करके इस तरह से लर्न करें, इस तरह से माइंड में रखें, और अपने से भी आप पूरे सिलेबस की समरी तैयार कर लिया करें। इससे ये बहुत बेनिफिशियल होता है, इससे सारे पुराने सिलेबस फिर से रिकवर हो जाते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास अगले चैप्टर का स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।